अच्छा ठीक। नमस्कार। सबसे पहले जनसुलभ पुस्तकालय और फिर से अर्पण जी का बहुत 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 आभार। फिर से मैं यहाँ आ गई हूँ आपको अपनी शायद 7वीं या 8वीं कहानी सुनाने के लिए। अर्पण जी ने बहुत अच्छा शीर्षक दिया है कि समय सिद्ध कहानियाँ। तो आज सचमुच इसे सिद्ध करने के लिए मैंने बहुत पुरानी, समझिए इस कहानी के लिए करीब आधी सदी पहले पीछे जाना पड़ेगा। 20 वर्ष इस सदी के और 23 वर्ष पिछली सदी के। अर्पण कुमार जी नमस्कार। अच्छा है आप देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस कहानी के बारे में बताने की कोशिश करूंगी क्योंकि ये कहानी और कहानियों से काफ़ी अलग है। अलग इन अ सेंस कि इसके साथ बहुत सी दिलचस्प चीज़ें जुड़ी हुई हैं और ये मेरी लगभग पहली कहानी है। आप सोचेंगे कि ये लगभग का क्या मतलब है। लगभग इसलिए कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मेरी पहली कहानी जी कमलेश्वर जी ने सारिका के लिए एक्सक्यूट की। अंजना जी नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लोग आ जाएं तो कहानी सुनाने में और ज़्यादा मन लगता है। तो मैं ये कह रही थी कि कमलेश्वर जी ने पहली कहानी दीजी जब मेरी सारिका में प्रकाशित की थी, ये कहानी भी उसी कहानी के साथ ही मैं लिख रही थी। सिर्फ ये था कि ये कहानी थोड़ी सी लंबी थी, तो ये बाद में प्रकाशित हुई। ये 5 महीने बाद जी अक्टूबर 72 में प्रकाशित हुई थी और गौरा गुणवंती मई 73 में, 5 महीने बाद। लेकिन लिखी दोनों कहानियाँ करीब करीब साथ साथ गई थी। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि बाद में नवनीत ने मेरी पहली कहानी करके एक विशेषांक निकाला था, तो उसके लिए नवनीत संपादक विश्वनाथ जी ने मुझसे कहा था, तो मैंने कहा नहीं विश्वनाथ जी, गौरा गुणवंती दीजिए, क्योंकि ये भी उसी के साथ लिखी गई और सिर्फ प्रकाशित बाद में हुई थी। इसके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं। आपको बताऊं कि जब ये मैंने कहानी की तरह लिखी भी नहीं थी, ये इतना सच है कि मेरे पास एक टेलीग्राम आया था। टेलीग्राम भी शायद नए लोगों को बताना पड़ेगा कि उसको तार कहा जाता था बोलचाल की भाषा में, और ऐसे टेलीग्राम आया और उसमें मेरी कोई बड़ी पूज्या शी इज़ नो मोर, और इसके साथ ही उनका दिया हुआ एक आशीर्वाद भरा वाक्य मेरे दिमाग में कौंधा कि हीरे मोती से जड़ी रहेगी मेरी बेटी। नंद भारद्वाज जी नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आपका आना, क्योंकि आप मेरी लेखन यात्रा के और शुरू की जब ये कहानियाँ पब्लिश हुई थी, आज आप आए हैं तो ये भी बताऊंगी कि बाद में मेरा पहला उपन्यास, मुझे ये कहानी पढ़ते हुए लगा कि मेरा पहला उपन्यास मेरे संधि पत्र शायद गौरा गुणवंती का सीक्वेंस था, जिसे मैं आज इतने वर्षों तक नहीं समझ पाई थी। आज कहानी को पढ़ते हुए जब देख रही थी कि आज पढ़ना है, तब ध्यान में आया कि यही गौरा तो कहीं शिवा के रूप में मेरे संधि पत्र में नहीं आ गई थी। तो नमस्कार, स्वागत है आपका। तो मैं ये कह रही थी कि उस समय मैंने जब ये कहानी लिखी थी तो कुछ भी इसको बनाने, संभालने, संवारने की कोशिश नहीं की थी। जैसे जैसे जो मन में आता गया मैं लिखती चली गई थी, और कमलेश्वर जी के प्रोत्साहन की वजह से दूसरी बार इस कहानी को भेज दिया था। कहानी सारिका में छप गई थी और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था जब बिल्कुल नई एक कहानी की
लेखिका की इस कहानी पर बहुत से पत्र आए थे गौरा गुणवंती जब सारिका में पब्लिश हुई थी। लेकिन फिर भी चूंकि मैं आपसे बताऊं, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक नई लेखिका की कहानी धर्मयुग और सारिका में एक एक कहानी प्रकाशित होने के साथ ही इतनी पत्रिकाओं से पत्र आने शुरू हो गए थे मेरे पास कि मैंने इस गौरा गुणवंती को एक किनारे कर और मैं अपनी अगली कहानियों में जुट गई थी। क्योंकि उन दिनों ऐसा होता था। उषा भटनागर जी नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आप आ गई। अन्नदा पटनी जी नमस्कार, मैंने शुरू ही किया है और इस कहानी के बारे में तो बहुत सी मज़ेदार और दिलचस्प चीज़ें भी आप लोगों को बतानी हैं। ये नंद भारद्वाज जी, मैंने हमेशा करेक्ट किया है कि गुणवंती नहीं, इसको गुणवंती ही रहने दीजिए। निर्मल जसवाल राणा जी नमस्कार। तो मैं ये कह रही थी कि एक नई लेखिका के मन में जो पुराने वरिष्ठ लेखकों संपादकों का वरद हस्त और प्रोत्साहन मिला और इतना कुछ, इतने अपने जीवन का अब तक का संघर्ष मेरे अंदर था, इतनी सारी चीज़ें कि मैं उसको कलम थकती नहीं थी, समय मिलते ही मैं जैसे कागज़ पर टूट पड़ती थी। तो गौरा बिचारी को, इस गौरा गुणवंती को एक किनारे कर मैं अपनी दूसरी कहानियों में लग रही थी। चंद्रवाला देख रही हैं, नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है तुम आ गई। तो उस दूसरी कहानियाँ मेरी बहुत चर्चित भी हुई। निर्वासित, रेस, एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम। हृदय मयंक जी नमस्कार, अभी शुरू ही किया है और उस समय के मैं आप लोगों को एक पूरी सदी फलांग कर पीछे की ओर आप लोगों को ले जा रही हूँ। गौरी श्रीवास्तव जी नमस्कार। दीपक पांडे जी नमस्कार। थोड़ी देर में और आप लोगों से बात करूँगी। एक बार जब कहानी शुरू कर देती हूँ तब मैं बिल्कुल नहीं देख पाती। तो मैं ये बता रही थी कि रेस कहानी, उस समय लोगों ने कहा इस समय से बहुत आगे की आपकी कहानी है। इस समय आपने ये जो मल्टीनेशनल कंपनियों का जो दौड़ होती है, रेस होती है, उसको एक महिला कथाकार ने, नई महिला कथाकार ने दिखाया है। दीपक पांडे जी नमस्कार। तो निर्वासित भी एक अलग तरह से जानी गई क्योंकि पहली बार किसी हिंदी कहानी में ये आया था कि बड़े हुए लड़कों ने पिता से अपने उनका घर बिकवा दिया पुश्तैनी, उसके बाद माँ को अलग कर दिया और पिता को अलग, एक भाई माँ को रखे, एक भाई माँ पिता को रखे। इस तरह का डिवीज़न उन्होंने माता पिता के बीच करवाया। इस पे बाद में फिल्में भी बनी। लोगों ने मुझसे कहा एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम पर भी मेरा पहला कहानी संग्रह हुआ। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि मैं इतनी जो कहते थे नादान थी, नासमझ थी, इतनी नासमझ थी कि मैंने अपनी इतनी अच्छी कहानियों को, मैं बताऊंगा कि ये कहानी कितने साल बाद आई और तब पाठकों का ध्यान गया और लोगों ने कितना इसको पसंद किया, तब मैं भी इसे पसंद करने लगी। अन्यथा मैं एक रचनाकार स्वयं उसने अपनी कहानी को उपेक्षित किया नासमझी की वजह से। और आपको पता है वो नासमझी क्या थी? वो नासमझी ये थी कि मैं सोचती थी कि अरे इस कहानी में तो कोई बड़ा इशू है ही नहीं। मीनाक्षी जोशी जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपका आना। मैं बता रही थी मीनाक्षी जी कि एक नई लेखिका ने, यानी मैंने ये सोचा कि कोई बड़ा इशू, समाज का कोई बड़ा इशू या बड़े इस तरह की समस्या, घटना, ऐसा कुछ तो गौरा गुणवंती में है ही नहीं। तो मैं अपने पहला कहानी संग्रह जो मेरा निकला, एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम, उसकी शीर्षक कहानी मैंने उसमें दी, रेस दी, निर्वासित दी, 2-4 और कहानियाँ दी। लेकिन मैंने मतलब ढूंढने की कोशिश भी नहीं की कि गौरा गुणवंती मैं इसमें दूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक के बाद एक आए मेरे 9 कहानी संग्रहों में कहीं भी गौरा नहीं है, गौरा गुणवंती नहीं है। शिवानी जी नमस्कार। तो मतलब इसलिए मैं आज नए लेखकों से कहती हूँ कि वो लिखो
जो तुम्हारा अंतस कह रहा है, जो तुम्हारी कलम मांग रही है, वो मत लिखो जो कहते हैं ना समय की मांग है, या समय के नाम पर वो बाजार की मांग होती है, वो मत लिखो। वो लिखो जो तुम्हारा लिखने की अंतस प्रेरणा हो रही है, जो तुम लिखना चाहते हो। तो मैं इस कहानी को किनारे करती गई और एक के बाद एक कहानी संग्रह, ये एक इंद्र जुबेदा के नाम, दिशाहीन, गृह प्रवेश, मुंडेर पर, मतलब ये सारी कहानियों के नाम, लेकिन गौरा नदारत है। अंत में ज्ञानपीठ से आया मेरा 9वां या 10वां कहानी संग्रह, और उसमें शायद कुछ पृष्ठ कम पड़ रहे थे। मैंने ढूंढ के ये कहानी निकाली, और ज्ञानपीठ में उस समय रविंद्र कालिया जी थे, और उस कहानी संग्रह का शीर्षक भी मैंने दिया था वेणु का नया घर। अब सोचती हूँ कि मेरा नया आया उपन्यास वेणु की डायरी भी शायद उस कहानी का सीक्वेंस है। रेखा कस्तवार जी नमस्कार, अनुराधा बाहिती जी नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग हैं। तो इस तरह मेरी ये कहानी जब रविंद्र कालिया जी के पास कहानी संग्रह गया, और उसका शीर्षक था वेणु का नया घर, और उसमें एक कहानी ये भी थी। तो आप ये देखिए कि जाने कैसे फाइल से वेणु का नया घर वो कहानी गायब हो गई, कैसे इधर उधर हुई पता नहीं। और रविंद्र जी को, कालिया जी को ये कहानी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने कहानी का शीर्षक बदल के रख दिया गौरा गुणवंती। और गौरा गुणवंती शीर्षक का जो कथा संग्रह है वो आपने देखा होगा, जो भारतीय ज्ञानपीठ के उस पर जो मुख पृष्ठ बना है। हालांकि उस पर मेरा फ़ोन नंबर गलत प्रकाशित हो गया था, लेकिन इतने जी ऐसे ऐसे संयोग हुए मीनाक्षी जी। इस तरह गौरा गुणवंती, जो कहते हैं 12 साल पे घूरे के भाग्य लौटते हैं, तो यहाँ 30 साल बाद, 25-30 साल बाद गौरा गुणवंती पाठकों के सामने आई। जिन लोगों ने पढ़ा था उन्होंने पढ़ा था, और उसके बाद इतना ज़्यादा लोग कहने लगे कि ये कहानी ऑलरेडी इतने वर्षों की यात्रा कर चुकी है और ये ज़रा भी पुरानी नहीं पड़ रही है, कहीं से भी हमें पढ़ते हुए नहीं लगता है। जबकि कहानी में आप देखिएगा कि बहुत सीधी सी कहानी है, एक टेलीग्राम से के आने से शुरू होती है, और ये फ्लैशबैक के एक के बाद एक परतें खुलती चली जाती हैं, और सिर्फ एक अनाथ लड़की और उसकी ताई, ये दो की कहानी, और कैसे एक दूसरे का स्नेह का संबल, ममता का संबल, सहानुभूति का संबल एक दूसरे को संभालता है। कहीं से कोई कह रहा है कि मेरी आवाज़ बंद हो गई, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? चंद्रकांता जी नमस्कार, आवाज़ आ रही है? आप में से कोई बताइए अगर आवाज़ आने में, क्योंकि कुछ ये मैं शुरू करती हूँ, अगर नहीं आएगी आवाज़ तो आप में से कोई एक बार और एक दो बार बताएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने कहा कि उन्हें आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए मैंने कहा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब ये कहानी आ गई, गौरा गुणवंती कहानी संग्रह आ गया, तो उसमें क्या हुआ, कैसे कैसे जो बहुत वरिष्ठ समीक्षक अब नहीं है, डॉक्टर पुष्पाल सिंह, उन्होंने इसको सदी की श्रेष्ठ कहानियों का जो शीर्षक वो निकालने जा रहे थे, एक कथा संग्रह निकालने जा रहे थे, सदी की श्रेष्ठ कहानियाँ, 20वीं सदी की श्रेष्ठ कहानियाँ, उसमें मुझसे ये मांग रहे थे। तभी भी मैंने कहा कि अरे नहीं, ये सदी की श्रेष्ठ कहानी मत बनाइए इसको। और मुकेश वर्मा जी, उन्होंने समावर्तन एक पत्रिका है बड़ी अच्छी, गीता श्रीवास्तव जी नमस्कार, नारायण जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का आना। हम इतिहास जो कहते हैं, इतिहास अपने को दोहरा रहा है इस समय बैठकर, उसी प्रक्रिया से, उसी प्रोसेस से मैं गुजर रही हूँ।
तो मैं कह रही थी कि ये सोचिए ज़रा, समावर्तन पत्रिका में हर वर्ष एक वो कथा राग देते हैं, 6 महीने में एक। उस पत्रिका के लिए इसे लिया मुकेश वर्मा जी ने। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पुरानी पीढ़ी, ज्योति आ गई, ज्योति स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा है, नुसरत नाहिद जी आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है, और नंद भारद्वाज जी तो है ही। वाह, आप कह रहे हैं कि गौरा गुणवंती मेरी प्रतिनिधि कहानी है। चलिए, निर्णायक तो आप ही लोग हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके निर्णय का। तो आपको मैंने देखा, आज देखा कि समावर्तन की वो प्रति निकाली जिसमें उन्होंने इसे एक बहुत श्रेष्ठ कहानी के रूप में इसे प्रकाशित किया है, और उसमें विश्वनाथ सचदेव जी, चित्रा देसाई जी, निर्मला डोसी जी, इन सब लोगों ने गौरा गुणवंती को लेकर अपने अपने बातें कही हैं। वो इतनी विवेक मिश्र जी, मतलब ये बता रही हूँ कि नई पीढ़ी के, हमारी बाद की पीढ़ी के जो कथाकार हैं, उन्होंने इसे किस दृष्टि से देखा। उन्होंने भी इससे उतना ही रिलेट किया जितना कि आज से 25 वर्ष पहले के हमारी पीढ़ी के कथाकारों ने। तो कहने का मतलब कि हम कहानीकारों के लिए, हम लिखने वालों के लिए एक आदाब। नुसरत जी, बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। तो मैं सब लिखने वालों से कहना चाहती हूँ कि ये बहुत वरद चीज़ है। कहानियाँ हमारी पुरानी नहीं पड़ती, संवेदनाएं पुरानी नहीं पड़ती। और कभी मुझसे अमेरिका में मेरे बेटे की पड़ोसन ने मुझसे कहा था, उसने मेरी वो कहानी पसंद की थी जिसमें कि बेटे और वो पिता और माता अलग अलग बेटे कर देते हैं। उसने कहा ये कहानी सबसे अच्छी लगी। मैंने कहा हाउ कम? उसने कहा कि फीलिंग्स आर सेम एवरीवेयर, पीपल आर सेम एवरीवेयर। तो हम कहीं भी रहते हो, किसी समय में भी रहते हों, लेकिन संवेदनाएं हमारी जो अंदर की होती हैं वो हमारी जुड़ती हैं। उदय भानु पांडे जी, नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आपका आना। एक 2-3 चीज़ बताना चाहूँगी। हाँ, धीरेन्द्र अस्थाना ने जब लिखा, इसका रिव्यू छोटा सा लिखा नवभारत टाइम्स में, तो उन्होंने लिखा गौरा गुणवंती सूर्यबाला जी की गजब कहानी है। तो धीरेन्द्र जैसा कथाकार अगर कहता है बहुत गहरी संवेदना का, तो उसके मतलब होते हैं। अनूप चक्रवर्ती जी नमस्कार, पूनम सिंह जी नमस्कार, मीनाक्षी जी तो हैं ही। अच्छा, और बताऊं, ऐसे मार्मिक अनुभव हुए हैं। मेरे पास फ़ोन आ रहा है, रात में फ़ोन आया, नहीं देख पाई, सुबह मैंने फ़ोन करके देखा, हमेशा करती हूँ, इस नंबर से फ़ोन आया था। उधर से पता चला ख्यात नाम लेखिका नीरजा माधव जी की बेटी कुहू पढ़ रही है कहानी। अरे कुहू पढ़ते पढ़ते रो रही थी, रोते रोते उसने आपको फ़ोन लगाया था। और आपको बताऊं, हम रचनाकारों के लिए अपने पाठकों के आंसू बहुत मूल्यवान होते हैं, बहुत मूल्यवान। हम कहते हैं कि हमारे शब्द, हमारी कलम ने अगर आपको इतना अंदर से संवेदित किया तो धन्य हुए हमारे शब्द और हमारी कलम। इसी तरह इतने मैं पढ़ना चाहूँगी 1-2 ज़रूर, क्योंकि बाद में मेरे पास वो नहीं रह जाएगा समय। कि धीरेन्द्र ने तो ये कहा, और इसने हमारे बाद की पीढ़ी के मुकेश वर्मा जी ने इतनी सुंदर लाइनें लिखी जब इसको दिया। इस छोटी सी बच्ची के नन्हे व्यक्तित्व में कुछ बातें ऐसी हैं जो उसके स्वभाव में कुदरती तौर पर गुथे हुए धैर्य, समर्पण, शील, विनम्रता के अलावा संघर्ष का मादा, हाथ से झेलने का साहस और अपने आप को समेटकर मन की दृढ़ता के साथ कृतज्ञता का मानवीय प्रतिदान। बहुत अच्छे लगे मुझे मुकेश जी के शब्द। कृतज्ञता का मानवीय प्रतिदान कर सकने की क्षमता भी दी उस छोटी बच्ची में। और उसके बाद वो लिखते हैं कि ये 2 बेसहारों की कथा है जो केवल प्रेम की ताकत पर अंधेरे को हटाकर उजाले की राह प्रशस्त करती है।
और मैंने हमेशा कहा है कि सबसे बड़ी शक्ति दुनिया में भावना और प्रेम है। लोग स्त्री की भी आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, मैं उसके भावनात्मक संबल की बात करती हूँ। अगर स्त्री के पास भावनात्मक संबल है तो स्त्री फिर वो कहीं भी कैसी भी कठिनाइयों में संघर्ष करके जा सकती है। देशपांडे पार्वती महादेव जी, नमस्कार। अच्छा, विवेक मिश्र जी का अवश्य आपको पढ़ूंगी, क्योंकि विवेक मिश्र जी ने कहा था कि आपकी इस कहानी में सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि आपने इसको कहीं से भी कहानी बनाने की कोशिश नहीं की है। लिखा है कि कहानी में जो कहा जाना है वो तो कहा ही जाना है, पर जो नहीं कहा जा रहा है उसकी अनुभूति भी हमेशा बनी रहती है। गौरा अपनी हालत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती, खुद जो कर सकती है करती है, जो छोड़ सकती है छोड़ती है। वो उतने अभावों में भी जीना सीख लेती है जितने में केवल मरा जा सकता है। और चित्रा देसाई की तो ये बहुत प्रिय कहानी है। उनका कहना है कि मैं हर थोड़े दिन पर पढ़ती हूँ। लिखती हैं, गौरा अनाथ कथा नहीं, आस्था कथा है। गौरा जानती है दूसरे घर में स्नेह मिल सकता है, पर अधिकार नहीं। पूरी कहानी यादों का बाइस्कोप है। ताई का विश्वास सबके भगवान है, इस कहानी का मूल स्वर है, और आस्था भी। गौरा अनाथ कथा नहीं, आस्था की कथा है। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं ना, एक अनाथ लड़की कहानी है। मानो सुदूर किसी देवालय से आती पवित्र ऋचा की कोई प्रतिध्वनि, और प्रतिध्वनि कौन सी है? उसी आशीर्वाद की, हीरे मोतियों से जड़ी रहेगी मेरी बेटी। और निर्मला डोसी ने कहा, गौरा से रिश्ता जोड़ने में पाठक को जरा भी देर नहीं लगती। गौरा भी स्नेह और सहानुभूति जैसे भावों का अंतर उसी दिन समझ गई थी जिस दिन उसकी मां नहीं रही थी। विश्वनाथ जी ने, जो अभी आजकल नवनीत के यशस्वी संपादक हैं, धर्मयुग के पूर्व संपादक थे, उन्होंने गौरा गुणवंती पढ़ के लिखा था कि सूर्यबाला जी, अब लोग हृदय से क्यों नहीं लिखते, क्यों सिर्फ मस्तिष्क से लिखते हैं। गौरा गुणवंती हृदय से लिखी हुई कहानी है। तो ऐसे सब अपनी पीढ़ी के, बाद की पीढ़ी के, अपने सभी पाठकों का बहुत आभार मानती हूँ। मयंक पांडे जी, नमस्कार। अब मैं कहानी पढ़ती हूँ। कहानी बस एक टेलीग्राम आया है, इस तरह शुरू होती है। और नया विवाह हुआ है गौरा का, और वो ताई के न होने का टेलीग्राम है। ये आपको बता दूं कि मेरा बहुत विश्वास है आशीर्वादों और शुभकामनाओं में, शुभेच्छाओं में, लेकिन उतना ही विश्वास कर्म पर भी है, चुपचाप काम करते जाने में। तो शुरुआत के लिए टेलीग्राम गौरा के हाथ में है तार, और वो सोच रही है। फ्लैशबैक में जाते हुए कहानी समाप्त होती है। गौरा गुणवंती। अचानक लगता है अथाह वात्सल्य से भरे दो होठ मेरी हथेलियों से आ लगे हैं। हथेलियों पर पड़ी रेखाएं धुंधली पड़ती जा रही हैं। सगाई की चौतरफे हीरे वाली दमकती मेहंदी रची नन्ही नन्ही हथेली गुलाबी सी हो गई है। सगाई के चौतरफे हीरे वाली दमकती मेहंदी रची हथेली मेरी नन्ही नन्ही हथेली गुलाबी सी हो गई है, और उन पर वही होठ आ चिपके हैं। उन ओठों के ममत्व से रची है ये मेहंदी की बेलें, मेरी यादों की तरह।
मैं छज्जे आंगन कहीं भी खेलती रहती। आवाज़ आती, कौन बेटा मुझे सुरती खिलाएगा। सब बच्चे खेल में मस्त रहते। मैं धीरे धीरे पहुंच जाती। ताई मेरी नन्ही हथेली पर अपनी सुरती की शीशी उलटकर सीधी करती, फिर अपने दोनों हाथों से हथेली मुंह तक ले जाकर सुरती फाँक लेती। धीमे से मेरी हथेली चूमकर हाथ ऊपर उठाकर इशारा करती, इतना बड़ा सा हो जाए मेरा बेटा। लाड़ में ताई के मुंह से अक्सर ही बेटा सुनती और अपनी गीली सी हथेली फ्रॉक में पोंछती शर्मा कर खेलने भाग जाती। यादों की परतें खुल रही हैं। ताया की तेरही बीत चुकी थी। मेहमान एक एक कर जा चुके थे। ताई के हाथों में पहलदार कांच की रंग बिरंगी चूड़ियों की जगह उनके टूटने के खरोच भरे निशान थे। उनके बदन पर एक कोरी सादी धोती थी। माथे पर दबदबाती लाल इंगूर की बिंदी के बिना उनका सूना चौड़ा माथा देखकर मन सिहर जाता था। रीति सूजी आंखों से सूनी दीवानों को निहारती ताई बैठी थी। मैं 6 साल की अबोध बच्ची कैसे ताई का दुख घटाऊं। कुछ समझ में ना आया तो आले से सुरती की शीशी उठाई, सहमे सहमे कदमों से आकर चुपचाप उनके हाथों में दे दी। उन्होंने सूजी लाल आंखों से मुझे देखा, फिर एक विषाद भरी मुस्कान बलात् अपने होठों पे खींच नाम मात्र की सुरती मेरी हथेली पर रख हथेली मुंह तक ले गई और उसी तरह चूम लिया। जा खेल कहकर उन्होंने देखा तो मेरी नन्ही आंखों में आंसू थे। हौले से पास खींचकर पूछा, क्या बात है। मैं अब चली जाऊंगी ना। कहाँ? गांव, अम्मा के पास। क्यों जाएगी? क्यों? मैं आई तो ताया जी मर जो गए। उन्होंने खींचकर मुझे लिपटा लेना चाहा पर रुक गई। फिर मेरे दोनों कंधे प्यार से छूकर बोली, तू क्या जाया चाहती है? नहीं तो, लेकिन बीथी सुमन कह रही थी। क्या कह रही थी? कह रही थी कि मम्मी कह रही थी कि तुम तो अब अपने गांव चली जाओगी ना, क्योंकि दादाजी अब। नहीं, तू मेरे पास रहेगी। जब तेरा जी घबराए तो बताइयो, तेरी अम्मा के पास पहुंचा दूंगी। ठीक है? दूसरे वर्ष से मैं डरती सहमती स्कूल भी जाने लगी थी। भाभी के बच्चे रोते, जिद करते तो बहलाए जाते, उन्हें पैसे मिलते, पर मैंने स्वभाव से भीरू होने पर भी मन पक्का कर लिया था। एक दिन ताई ने धीमे से समझाया था, पढ़ लिख कर गुणवंती बनते हैं, समझी न गौरा बिटिया। किसने कहा मास्टरनी मारती है? अरे जो तू अच्छे नंबर लाएगी ना तो उल्टे इनाम मिलेगा, इनाम, समझी गौरा। मैं चुपचाप सहमी सहमी सिर हिलाती रही। भाभी की सुमन नाम लिखाने के बाद कॉलेज जाते समय रोज चिल्लाती थी। शायद इसीलिए ताई ने मेरे मन की दहशत भांप ली थी। जो तू कहे तो तुझे बिट्टो, मेरी माँ, उनके पास पहुंचा दूं, पर गांव में क्या करेगी? पढ़ लिख नहीं पाएगी, गंवार रह जाएगी ना। मैं अपनी घनी पलकें ढांप कर स्वीकृति जताती। घर में तटस्थ स्थिति थी मेरी। बचपन से ही दोनों जोड़े कपड़े संभाल कर रखती। बीथी सुमन आपस में लड़ती रहती, तब तक मैं तैयार होकर रसोई के कोने में पीतल का पुराना टिफिन लेकर खड़ी हो जाती। हेलो गौरा बिटिया आ भी गई, तुम सब लड़त रहो। महाराज टिफिन में पराठा अचार रख
प्यार से मुझे थमा देते। रास्ते में थोड़ी जबान खुलती। बीथी सुमन उम्र में 2 साल छोटी होने पर भी अक्ल में मुझसे खूब बढ़ चढ़ कर थी। बाद में चलकर भी बड़ी क्लासों में भी पिछली सीट पर बैठकर अचार या कच्ची अमिया खाना, जासूसी उपन्यास पढ़ना और एक दूसरे की हाजिरी बोलना मैं उनसे कभी नहीं सीख पाई। पाप पुण्य भले बुरे की निर्णय बुद्धि ताई ने ही पनपा दी थी। सब बच्चे जिद कर पैसे झपट लेते अपने मम्मी पापा से, मैं यूं ही देखती रहती। तो ताई बाद में मुझे धीरे से समझाती, इन्हें बुरी लत पड़ जाएगी, आदत खराब हो जाएगी, चटोरे हो जाएंगे, समझी तू। दिवाली पर ताई ने मेरे हाथ पे 2 रुपए रखे। मैंने उसी निर्लिप्त भाव से कहा, ना मैं ना लूंगी, तुम कहती हो ना चटोरी हो जाऊंगी। ना, एक दिन से कुछ नहीं होता, सो भी थोड़े से पैसों से। तू इसकी खट्टी मिट्ठी गोलियां खाइयो, पटाखे पुटुकी मत खरीदियो। सब पटाखे छोड़ेंगे तो तू भी देख लेना, अच्छा। मैंने हाँ में सांस सिर हिलाया। ताई बिल्कुल ठीक कहती हैं, पटाखे छुड़ाने से भी हाथ तो जलने का डर रहता है। सब छुड़ाएंगे, मैं देख लूंगी। दिवाली के 2 दिन पहले भाभी को जैसे कुछ ख्याल आया, एक पीला फ्रॉक भी बाजार से खरीद लाई। ताई ने मुझे समझाया, इसे थोड़ी देर पहन के उतार देना, अच्छा। छुट्टियों में अम्मा के पास जाइयो तो यही पहन के। मैंने वो फ्रॉक तहा कर संभाल कर रख दी थी। गांव जाकर अम्मा को शहर की सारी नई नई बातों के अतिरिक्त 100 तक गिनती, पूरा क ख ग और चंदा मामा वाली कविता सुनाऊंगी। मेरी कल्पना में अम्मा भरी आंखों मेरे सिर पर हाथ फेर रही थी और सोते समय ढेर सारा तिल का तेल माथे पर दबाती रही थी। गांव से आते समय अम्मा से मांगकर लैया के लड्डू और ओले भी लाऊंगी, ताई और बीथी सुमन के लिए। अच्छा, अगर अम्मा ने अपने पास ही और रुकने को कहा तो? और अम्मा के दुबले दुबले हाथों की प्यार भरी थपकी याद आई। नहीं, अम्मा से कह दूंगी, पढ़ लिख के गुणवंती बनूंगी। बड़ी होने पर जब गांव जाऊंगी तो अम्मा के लिए एक साड़ी ले जाऊंगी। पर गांव जाने की नौबत ही नहीं आई। दिवाली के चौथे दिन ही स्कूल से लौटी तो गांव से आदमी आया था। घर में गुमसुमी थी। ताई जैसे बुखार में बुत सी मोटी चादर मुंह पर डाले एक तरफ पड़ी थी। मुझसे कोई कुछ न बोला। सब जैसे मुझसे मुंह चुरा रहे थे। वो आदमी शाम को वापस चला गया। हर कोई अजीब भेद भरी करुण दृष्टि से मुझे देख रहा था। अनमनी सी हो आई मैं बीथी सुमन के साथ खेलने निकल गई तो सुमन ने चौकन्नी नजरें चारों तरफ इधर उधर देखकर धीमे से मेरे कान के पास आकर बताया, गौरी, तेरी अम्मा मर गई। मम्मी ने तुझसे बताने को मना किया है। पता नहीं मुझे कैसा लगा था। एकदम डर के जैसे रो पड़ूंगी। मेरे बाल मन को भी निराशित हो जाने का भयावह एहसास समा गया था। खुलकर रो पड़ने में भी डर, सहमियत, जैसे दूर से अर्थी वालों का राम नाम सत्य सुनकर मन बेतहाशा धड़कने लगता था, उससे कहीं बड़ी दहशत। हांफती हुई आकर खाट पर लेटी ताई की चादर पकड़ ली थी। मन में डर भी रही थी, कहीं ताई सोती हूं, बुखार में हो तो जग जाएंगी। जाने कब तक खड़ी रही, देखती रही। वही एक क्रम। हर 2 मिनट बाद ताई आंखों पर रखी कोहनी हटाती हैं और आंखें ही नहीं पूरा मुंह इस तरह पोंछती हैं जैसे अपनी आंखें नहीं पूरा चेहरा पोंछ रही हूं।
उसी तरह अच्छी तरह मुंह पोंछकर उन्होंने अपने को तैयार किया और धीमे से खटोली पर इस तरह बैठ गईं जिससे मैं उनका चेहरा ठीक ठीक ना देख सकूं, और मुझको अपनी गोद में बिठा लिया। उनकी गोद में बैठी मैं अपने बालों पर जब तब उनके गरम गरम आंसुओं का गीलापन महसूस करती रही। कुछ देर बाद इधर उधर की बातें करने लगी। स्कूल में क्या पढ़ा आज? खेलने नहीं गई? अब की बार ड्रामे में क्या बनेगी तू? पर ताई ने हाँ नहीं वाला मेरा संक्षिप्त उत्तर भी ना पाकर झुक कर देखा। मैं गुमसुमी बैठी थी, ना हिचकी ना आवाज़, बस एक पीड़ा थी जो आँखों से धाराधार होकर टूट रही थी। भाभी ने देखा तो समझ गई। बीथी सुमन को बुलाकर डांट लगाई। ताई ने मना किया, जाने दो, अच्छा ही हुआ, आखिर पता तो लगना ही था, जन्म और मरण नहीं छिपाए जा सकते। भाभी ने भैया से कहा था, वाह रे भाग्य। फिर चिंताकुल आवाज में ये भी जोड़ा था, बेचारी, अब तो गौरी को रखना ही पड़ेगा हमेशा। स्नेह का एक नन्हा सा अंकुर जो ताई की आंखों में पनपा था, शत शत शाखाओं में आकाश बेल की तरह फैल गया। ताई तो मुझसे उसी संयत भाव से बोलती, पूछती या कभी कभी धीमे से पुचकारती, पर भाभी भैया से लेकर स्कूल की टीचरें, महाराज और अड़ोसी पड़ोसी भी सदैव हो उठे थे। अनाथ शब्द जैसे मेरा रक्षा कवच बन गया था। अब भाभी बीथी सुमन के लिए 4-4 फ्रॉक के कपड़े लाती तो मेरे लिए भी एक फ्रॉक का जरूर आता। उनकी फ्रॉकों के बचे सितारे और मोती मेरी फ्रॉक में टांक दिए जाते। वैसे फ्रॉकों की मेरे पास कमी नहीं रहती, क्योंकि मेरे फ्रॉक ज़्यादा फटते ही नहीं थे। बीथी सुमन भाभी के कहने पर भी वही शादी ब्याह से लौटने पर अच्छे अच्छे सलमे सितारे वाले फ्रॉक पहने पहने ही सो जाती, पर मैं पहले फ्रॉक बक्से में तहा कर रखती, तभी दूसरा काम करती। मेरे एक जोड़ी सूती मोजे हमेशा मेरे बक्से में साफ रखे रहते, जबकि बीथी सुमन 5-6 जोड़े मोजों में से भी कहीं जाते समय एक जोड़े भी साफ मोजे ना निकाल पाती। भाभी हर बात पर उनके सामने मेरी मिसाल रखती, बिना माँ बाप की लड़की, देखो तो कितने सलीके से रहती है, एक तुम लोग हो। भाभी के सदैव होने का एक और भी कारण था। जब से नन्हा विप्पू पैदा हुआ था, उसे मैं ही संभाल लेती थी। भाभी को दाई या आया रखने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। स्कूल से आते ही मैं कपड़े बदल उसे लाद लेती और तब से शाम तक उसे लादे लादे घूमती। कभी कभी ताई धीमे स्वर में कहती भी, ला मुझे दे दे, मैं खाली हूँ, छमाही इम्तहान आ रहे न तेरे। बस इतना ही मेरे लिए बहुत होता। रोम रोम कृतज्ञ हो उठता। मुस्कुरा कर कहती, पहले दिन हिंदी है ताई, और अंग्रेजी के लिए इतवार की छुट्टी है। ताई के लाख धीमे कहने पर भी भाभी सुन लेती। हंसकर कहती, अरे गौरी होशियार है, बिना पढ़े ही अच्छे नंबर लाती है, कोई बीथी सुमन की तरह है। प्रशंसा काफी महंगी पड़ती थी, पर एहसान मानती थी, यही क्या कम था। और मैं भी तो अब बच्ची नहीं थी मैं। शायद मैं दूसरों से ज्यादा स्वयं पर बोझ बन गई थी। एहसानों का बोझ, बढ़ती हुई उम्र का अपराध बोझ, और चारों ओर से घेरती समेटती बेचारगी भरी निगाहों का बोझ। अनाथ लिखवाकर भैया मेरी फीस शुरू से माफ कराते आ रहे थे। 1-2 साल
जब तक विप्पू नहीं हुआ था छात्रवृत्ति भी मिलती थी मुझे, पर जैसे जैसे बड़ी होती गई और विप्पू भी पैदा हो गया, कर्तव्यों के प्रति अधिक से अधिक सजगता हावी होती गई। मेरे कपड़ों पर, खाने पर, किताबों पर कितना खर्च होता है हिसाब लगाती रहती। इसलिए पास में कुछ पैसे होने पर भी पिकनिक जाने वाली लड़कियों में मेरा नाम कभी नहीं लिखा गया। न स्कूल में होने वाला कोई शो मैंने देखा। एक बार इलादी ने धीमे से अलग बुलाकर पूछा भी था, सुनो गौरी, तुम पैसों की वजह से ना जा रही हो तो मैं? नहीं नहीं इलादी, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे नोट्स बनाने हैं। और पैसे सचमुच रहते थे मेरे पास। कैसे? ताई और भाभी के मैके तक के जो भी रिश्तेदार आते, मेरा परिचय उन्हें मिलता ही। जाते समय बीथी सुमन विप्पू के हाथ में 150 देते देते अचानक ठिठक कर मेरी ओर मुड़ जाते और एक दो मुड़े तोड़े नोट मेरी मुट्ठी में भी डाल दिए जाते। जाने क्यों मेरा मन रो पड़ने का करने लगता। इनकार न कर पाने की अवस्था और पीड़ा से पहली बार जाना कि लेना और न लेना भी कई तरह का होता है, और मेरे लिए दोनों में एक सी पीड़ा। भाभी कनखियों से देखती कि मुझे कितने रुपए मिले हैं, पर बाद में भाभी काफ़ी आश्वस्त हो गई थी जब मैं अपनी ज़रूरत की किताबें चुपचाप उन पैसों से ही खरीद लेती। पेन पेंसिल जैसी छोटी चीज़ों के लिए भी उनसे नहीं कहती। भैया के सामने तो मैं यथासंभव जाती ही नहीं। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, एक अपराध भावना मुझे ग्रस्त करती जा रही थी। गुमसुमी और भी बढ़ गई थी। हर समय एक ही बात, मैं बड़ी होती जा रही हूँ और भी बड़ी होती जाऊंगी। फिर एक आध बार भैया ने ताई से इस बारे में कुछ पूछताछ भी की थी कि गांव में थोड़े बहुत भी कुछ खेत खंडहर बचे हों इसके, तो उसे बेचकर मेरा कुछ इंतज़ाम किया जा सके। ताई ने स्वीकृति जताकर उन्हें दे खाने को कहा। भैया के जाते समय मन कर रहा था मैं भी चली जाऊं अपने गांव। 12 साल पहले छोड़ा हुआ अपना घर, अम्मा का चूल्हा, संदूकची, आले पर रखी हनुमान जी की तस्वीर और आरती की मटमैली पोथी। शायद हो अभी भरभरा कर गिरती मिट्टी और सीलन भरी कोठरियों वाला अपना घर, जिसकी एक कोठरी में बापू को घातक रोग से खांस खांस कर दम तोड़ते देखा था, और वो कोठरी जिसमें सहम दुबक कर अम्मा के साथ सोती थी मैं ताई के पास आने से पहले। सुना ऊपर की दीवार ढह जाने से मलबे में दब गई थी। उसी से सटे गलियारे में लाल पीले हरे नन्हे लहंगों साड़ियों के गुदड़ों से भरे गुड़ियों के डिब्बे थे मेरे, और खटोलियाँ थीं। उसी के बक्से में मेरी चोटी गूंथने के लाल हरे रिबन भी तो थे, गांव की हाट से खरीदे। उन्हीं से तो अम्मा मेरी चोटी गूंथती थी। भैया 2 दिनों बाद लौट आए, धूल भरे थके से। भाभी के पूछने पर बोले, बेकार हुआ जाना। थोड़ी बहुत ज़मीन थी भी तो आसपास के किसानों ने दबा लिया है। अब उनसे मुकदमेबाजी करूंगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाभी ने धीमे से कहा, पर वो घर तो था। घर? भैया के चेहरे पर व्यंग्य अधिक था या झंझुलाहट, पता नहीं। खंडहर से भी बढ़कर बस जमीन और टूटे फूटे काठ कबाड़ों का मलबा।
किसी तरह पंचायत से कह सुनकर बिकवाया। अभी तो पंचायत ने ही ले लिया है 9,000 में। बस 9,000? भाभी निराश स्वर में बुदबुदाई। जूते निकालते हुए भैया ने ताई को सुनाने के लिए भी कहा था। इतने में तो चपरासी भी नहीं जुटेगा। मनकों पर चलती उंगलियां एक क्षण को रुकी थीं। ताई का वही संयत स्वर उभरा उन मनकों के बीच से, उनकी माला के बीच से। सबके भगवान हैं और भाभी भैया के चले जाने पर शायद मुझे और स्वयं को, अपने को एक साथ राहत देने का प्रयत्न करती रही थी। जैसे मैं अकेली नहीं, बेसहारा नहीं, कहीं ताई और उनके ईश्वर भी हैं मेरा दुख पटाने को। सब अपने भाग का खाते हैं। और ताई ने कहने के बाद 2 घंटे पहले ही वो पूजा पर बैठ गई थी। कितनी देर तक ताई के अस्फुट स्वरों में गाया जाने वाला भजन सुनती रही। करुणा सिंधु जगत जस लीजिए, नाथ अनाथन की सुध लीजिए। जब नहीं रहा गया तो एक किताब उठाई और पिछले छज्जे के कोने में जाकर बैठ गई। कितनी देर चुपचाप खुलकर रोती रही पता नहीं। चैतन्य हुई जब बालों में बहुत धीमे धीमे ही ताई के हाथ फिरते हुए महसूस हुए। आस्था और विश्वास समोए हुए उनका स्निग्ध स्वर उभरा, सुदूर किसी देवालय से आती पवित्र ऋचा की कोई प्रतिध्वनि की तरह। जैसे अपने आप से कह रही हूं, हीरे मोतियों से लड़ी रहेगी, जड़ी रहेगी मेरी बेटी। बस 2 क्षण ही रुकी, अपनी सारी पूजा अर्चना समेटकर मुझ पर वारती हुई वापस चली गई। एक दिन कॉलेज से लौटी तो भैया ताई की खाट के पास परेशान से खड़े थे। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखकर अलग से ले जाकर जाने क्या क्या समझाता रहा। कुछ दिनों से ताई की तबीयत खराब चल रही थी। आज सुना भाभी खींच भरी आवाज में सुमन से कह रही थी, कह दिया ना खराब बीमारी है। अब मैं क्या दुनिया भर की बीमारियों के नाम याद किए बैठी हूं। और ये भी कि उनके कमरे में ज्यादा आने जाने की जरूरत नहीं है, समझी? याद नहीं इसके कितने दिनों बाद मैंने भाभी से कहकर अपना नाम कॉलेज से कटवा लिया था। भाभी ने ना नू भी की, पर मैंने समझा दिया कि कॉलेजों में पढ़ाई कुछ खास नहीं होती भाभी, बस बता देते हैं फला फला किताब पढ़ लो, सो मैं घर में ही पढ़ लिया करूँगी। असल में एक दिन कॉलेज से लौटी थी तो ताई ने धीमे से मुझे बुलाकर पानी मांगा था। 2 गिलास पानी एक सांस में पी गई थी। जाने कब की प्यासी थी। पूछने पर बोली, इतने काम तो वैसे ही घर में हैं सबके, ऊपर से मैं और भी हुक्म चलाऊं? बस तू जा, तू भी जा, अब 4 घंटे की छुट्टी मेरी। नाम कटा लेने के बाद से भाभी मुझसे और ज़्यादा खुश हो गई थी। मैरिन पर झल्लाती तो कहती, अरे ये तो गौरी ने मुझे संभाला है, ये तुम जैसी दाई मजदूरी ने तो बस उनके भरोसे चल चुकता मेरा घर। लेकिन ताई अब इधर बेहद कमज़ोर हो गई थी। दवा देती, पॉट लगाती या बिस्तर उनका ठीक करती तो आशीर्वादों भरे स्वर गूंज कर समाप्त होते रहते। राजरानी होगी बेटा, मेरी बेटी हीरे मोती से लसी। कभी कभी मन करता ताई के पैर पकड़कर रो पड़ूं। बस करो, इतना विडंबना भरा आशीर्वाद मत दो। पर उनसे भी कभी कहाँ कुछ बोली थी
जो आज बोलती। उस दिन तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी ताई की। बैठक में सुमन को देखने वाले लोग आए थे। मैं किवाड़ की दरार से एक बार झांक कर तटस्थ भाव से नाश्ता तैयार करने लगी थी। गैस पर चाय का पानी चढ़ा ताई के लिए दूध ले जा रही थी कि आंगन की एक ओर से आती दो संभ्रांत महिलाओं को देखकर ठिठक गई। बड़ी मुश्किल से संकोच भरी नमस्ते की और रास्ते से हट गई। कितने दिनों से मेरी यही आदत बन गई थी। किसी के भी सामने पड़ जाती तो लगता कोई अपराध कर डाला हो। मन आहत होता सो अलग। उन्हें भी शायद आश्चर्य हुआ था। यह आपकी बड़ी लड़की है? भाभी ने बड़ी कुशलता से प्रश्न संभाल लिया। मैंने बचपन से पाला है तो मेरी ही हुई ना। मैं चली आई। भाभी उन लोगों से बातें करती रही थी। बाद में देखा तो वे लोग ताई को देखने भी चली आईं। मैं सिमटी खड़ी रही कोने में। उन लोगों से शिष्टाचार के नाम पर बैठने को भी न कह सकी। हमेशा ही ऐसा होता था। भाभी जब भी किसी से मेरी अनाथ गाथा दोहराती थी, सहानुभूति और दया से भरी दृष्टियां मुझ पर उठती थी तो मुझे वे और भी अनाथ कर जाती थी। और अब तो धीमे धीमे इस दया और सहानुभूति को झेलने वाला जीवट भी चुकता जा रहा था। लेकिन जाते जाते उन्होंने आशीर्वाद देकर मेरी ओर एक सहानुभूति भरी नहीं, स्नेह भरी दृष्टि डाली थी तो मुझे थोड़ी सी राहत मिली थी। और दूसरे दिन घर में जैसे तूफान आ गया था। भैया रगड़ रगड़ कर जूतों पर पॉलिश कर कोट झड़वा कर राय साहब के यहाँ पहुँचे और जब 2 घंटे बाद लौटकर उन्होंने बताया कि राय साहब अपने दूसरे बेटे सुमित की शादी गौरी से करना चाहते हैं तो भाभी का मुंह खुला का खुला रह गया। काफ़ी देर बाद उन्होंने लंबी सांस खींचकर कहा, तकदीर किसी की कोई नहीं जानता। भैया ने कहा, और क्या? अरे मेरी तो बीथी सुमन के लिए ही उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। कहाँ वे लोग, कहाँ हम। और राय साहब की बीवी तो ऐसे ही चली आई थी सुमन की सास के साथ, पड़ोस में है उनके। खैर चलो, सुमन की भी तो ठीक हो गई, गौरी की भी। भाभी ने एक ललक भरी आह ली थी। घर ही नहीं, सारे मोहल्ले में बस एक ही बात, गौरी की शादी राय साहब के घर। वाह री तकदीर। सुमन ने पास आकर कुछ अजीब से स्वर में ज़बरदस्ती खुशी लपेटकर कहा था, बधाई हो गौरी। दवा पिलाने के लिए गर्म पानी लेकर पहुंची तो ताई तकिए से उठ गई, आकाश की ओर हाथ जोड़े बैठी थी। खिड़की से झांकते आकाश के उस छोटे से टुकड़े के माध्यम से ही उन्होंने शायद ईश्वर तक अपना संदेश भेजा था। उस क्षण भी उनकी आंखों में न हर्षातिरेक के आंसू थे, न होठों पर मुस्कान, बस एक सौम्य कृतज्ञ भाव था। मैं खड़ी खड़ी देखती रही ताई को, उनकी जगह जगह संभाल कर सिली पुरानी सफ़ेद साड़ी को। अरसे से भैया ने जब भी पूछा, हमेशा उनका एक ही उत्तर होता, धोतियों की ज़रूरत नहीं उन्हें। कभी कभी धीमे से मुझे बुलाकर कहती, मेरे पास कुछ रेशमी धोतियाँ रखी हैं, तुझे चाहिए तो ले ले, क्रोशे की बेलें लगाकर पहन लेना। पान तो ताई ने कितने दिनों से छोड़ रखा था, पर इधर देखती आ रही थी, उनकी सुर्ती भी खत्म होने का नाम नहीं लेती। भैया कभी कभार पूछते तो जवाब मिलता, नहीं अभी तो होगी है। पर मैं साफ देखती, सुर्ती की शीशी पर केवल कत्थई निशान भर हैं, जो अंदर के खालीपन को छुपाने में
ताई की मदद कर रहे हैं। बीमारी में रात रात भर खांसती और सुबह भैया के हाल पूछने पर कहती, आज रात भर खांसी नहीं आई, खांसी की दवा लाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दवा की खुराकें कम करना उनके बस का न था, क्योंकि मैं ठीक समय पर पूरी खुराक चुपचाप उनके मुंह में डाल दिया करती थी। कोई किफ़ायत वो न कर पाती। मैं सब देखती थी, समझती थी। मेरे बोझ के पत्थर को ताई तिल तिल कर काट रही थी और ताई के साथ उनके ठाकुर जी भी तो खट रहे थे। सुबह पूजा के प्रसाद के लिए पेड़े आने कब के बंद हो गए थे। बस चुटकी भर शक्कर पर ठाकुर जी गुजारा कर रहे थे। मेरी लगन पड़ चुकी थी। दवा पिलाती या पॉट लगाती तो ताई मना करती, ना अब तेरी लगन पड़ गई है, ये सब नहीं करते। कभी नहीं बोली तो अब कैसे बोलती, पर चुपचाप उसी तरह करती रही। शादी की रस्मों के लिए बुलाई जाती तो जाती और दौड़कर फिर वापस उसी कोठरी में कि यहाँ सूना है, कोई आता जाता नहीं, पढ़ाई हो जाती है। आंगन से आती सुहाग भरे गीतों की आवाज़ें मेरी गुमसुमी को दुलार जाती। गौरा लेके उड़वो, अरे गौड़ा लेके पढ़वो, गौरा लेके चढ़वो आकाश, ऐसने तपस्या के नाही गौरा बियहब, बरु गौरा रही हैं कुंवारी। अपनी गौरी को लेकर वन वन बिचरूंगी, आकाश पाताल थाऊंगी, पर ऐसे भुजंगी तपसी के हाथ में उसका हाथ नहीं दूंगी। इससे तो अच्छा है कि वो कुंवारी ही रहे। वो आखिरी कुंवारी रात थी। कोहबर से उठाकर अभी अभी नाइन मुझे कोठरी में बिठा गई थी। हल्दी रंगी पीली साड़ी, कलाई में सुपारी की गांठ और दूब के कंगन बांधे, हाथ पैरों में हल्दी के उपटन लगाए लौटी तो भागी भागी सी ताई का दूध गर्म करने लगी। दूध लेकर पहुंची तो ताई की दाहिनी कोहनी उनकी आंखों पर थी। कोठरी की तरह ही निस्तब्ध शांत ताई भी। शीशियों की खत्म होती खुराकें, सिलवटों भरा बिस्तर, धुंध सी हल्की बत्ती जल रही थी और झरोखों से छन छन कर आती फागुनी हवा के साथ चांदनी के रेशे बिखर रहे थे। जाने कब तक खड़ी खड़ी ताई दूध लाई हूँ कहने की कोशिश करती रही। जाने कितना कुछ गले में अटक सा गया, जाने कितना कुछ अंतस में उफनने लगा। जैसे ताई कहते ही उमड़ कर बह चलेगा। उन्हें मेरी आहट मिली। संभल कर धीमे से कोहनी आंखों से हटाई और दूध का कटोरा ले लिया। कुंवारी और उनकी अपनी गौरी के हाथ का आखिरी दूध। ताई अपने को बहटिया रही थी, पर हर घूंट उनके कंठ में अटका जा रहा था। अचानक जैसे अंतस का सब कुछ उमड़ कर बह चला। मैं पाटी पर सिर रखे फपक रही थी। सारी देह सिसकियों के झकोरे में हिल रही थी। ताई के हाथ उसी संयत भाव से मेरे बालों में फिर रहे थे और उनके अनचाहे वही पहचाने आंसू मेरी सुहाग की चोटी में गिर गिर कर गुथे जा रहे थे। आंगन में औरतें मंडप जगा रही थीं और सुहाग ने आशीष गा रही थीं। अमुआ बौर जस बौरो, इमिली जस झपसो, बेटी पुरैन अस दहलेऊ, कमल अस बिकसो। मेरी बेटी, तू वैसी ही सुखी और संपन्न हो जैसे वसंत में बौरों से लदी अमराई, जैसे झोंपों से लदी इमली, जैसे ताल में दह लेती कमलिनी और
जैसे सुबह के विकसित कमल। मेरे हाथ में कांपते हुए टेलीग्राम में टंकित शब्द हैं, धुंधले होकर जैसे ताल में दह लेते हुए पुरैन के पत्ते बन गए हों, और फिर सिमट कर एक नन्ही हथेली जिस पर चिपका है 2 आशीर्वाद भरे ओठों का अपार ममत्व। विजय संदेश जी, सबीना पौनस जी, आप सबनों को अभी देख पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैं समय से कहानी पूरी कर पाई, आप लोगों तक अपनी बात भी पहुँचा पाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चंद्रकांता किनारा जी, सत्येंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी, बहुत आभार। आराधना, आशीष प्रधान जी, आप ये सोचिए कि बिल्कुल नई लेखिका की कहानी है। एक कहानी, पहली कहानी या दूसरी कहानी की तरह। मीनाक्षी जोशी जी, मृदुला शुक्ला जी, अर्पण कुमार जी, मुझे आपका आभार मानना है। अलका मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस कहानी में और कोई ऐसी जो कहते हैं बड़ी चीज़, मधु मेहता जी, अरे कहानी ख़त्म हो गई, कहाँ से सुनाऊँ कितनी। शिवानी जी है ना, सर्वेश मेहरा जी, अलका मिश्रा जी, तो बहुत संतोष मिला। आप सोचिए, जो मैंने कहा था 47 साल पहले की अपनी वही लगभग पहली कहानी ही मैं कहूँगी, आप लोगों को सुना दी। और इसका सारा श्रेय अर्पण जी को जाता है, जन सुलभ पुस्तकालय को जाता है। आप सबका बहुत बहुत आभार।